हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की, और उसमें भी अपन ने लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें अपन ने पढ़ा था भारत का 1858 का भारत सरकार अधिनियम। और ध्यान हो तो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे अधिनियम है जिनको अपन भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अधिनियम है जिनको भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। भारत सरकार, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि भारत शासन, क्या भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि तीन ऐसे अधिनियम हैं जिनको अपन भारत सरकार या फिर भारत शासन अधिनियम कहते हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? एक तो 1858 जो कि हम पढ़ चुके हैं, और अगला आएगा एक 1919 का और एक 1935 का। ये तीन ऐसे अधिनियम हैं जिनको अपन भारत सरकार या फिर भारत शासन अधिनियम कहते हैं। और एक चीज और बताई थी मैंने कि इनके अलावा जो शेष बच गए उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, और ये कौन कौन से अधिनियम है? तो जैसे कि अपन ने बात की थी 1858 के बाद 1861 की, 61 के बाद अपन बात करें 1892 की और 1909। ये ऐसे अधिनियम है जिनको अपन भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1919 का जो अधिनियम था उसको कौन से अधिनियम के नाम से अपन जानते थे, या फिर कौन कौन से ऐसे अधिनियम है जिनको भारत शासन अधिनियम कहते हैं, निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम नहीं है। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने एक बार इनको वापस रिपीट किया है। तो ध्यान रखना कि अपन तीन अधिनियम है 1858, 1858 के बाद 1919 और 1935। तीनों अधिनियमों को अपन क्या बोलते हैं? भारत शासन या फिर भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, और आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे 1861 की। तो 1861 के अधिनियम को अपन क्या बोलते हैं? बताया ना मैंने अभी, भारत परिषद अधिनियम। क्या बोलते हैं? भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो अपन आज बात करेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। और इसकी मतलब बात करने से पहले अपन थोड़ी सी जानकारी पिछली ले लेते हैं, क्योंकि वहां से अपन जोड़ेंगे रिलेशन तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात कर रहे हैं 1853 की, और 1853 का जब अधिनियम अपन ने पढ़ा था तब अपन ने बात की थी कि जो राजनीतिक कार्य थे उनको अपन ने दो भागों में बांटा था। कौन से कार्यों को? राजनीतिक कार्यों को। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। कौन कौन से? शासनिक, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था विधायी कार्य। यही था विधायी कार्य। ठीक है, विधायी कार्य कौन करता था? इसके लिए अपने किसका गठन किया था? विधान परिषद का। किसका गठन किया था? विधान परिषद का। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 12 सदस्य। ठीक है, ये सब चीज अपन ने किसमें पढ़ी थी? 1853 में। और प्रशासनिक कार्य कौन करता था? गवर्नर जनरल प्लस उसके 4 जो सदस्य थे उसके सहयोग के लिए वो करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। तो अब हम बात करते हैं 1861 की। कब की? 1861। ठीक है, अब यहां से अपन ध्यान से समझना कि 1861 में क्या क्या हुआ। ये तो सब किसकी बातें थी? 1853 की। तो 1861 में आते ही क्या किया गया कि जो विधान परिषद में 12 सदस्य थे उनमें किनको शामिल किया गया? उनमें भारतीयों को शामिल किया गया। किनको? भारतीयों को। ठीक है, तो ये पहली बार कर रहे हैं शामिल। कब? भारतीयों को 1861 में, पहली बार। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि पहली बार भारतीयों को कब शामिल किया गया? तो वो किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और इनको भारतीयों को क्यों शामिल किया? तो ध्यान देना 1861 में जो वायसराय है वो कौन है? वो है लॉर्ड वायसराय। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ध्यान देना कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे भी वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो ध्यान देना कैनिंग ने ये सब कुछ देखा था और उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब क्रांति हुई थी किन्होंने की थी? भारत में जो लोग थे उन्होंने की थी। और किसके विरुद्ध की थी? वो किसके विरोध में की थी? भारत जो ब्रिटेन की सरकार थी उसके विरोध में की थी। तो ध्यान रखना कि लॉर्ड कैनिंग ने ये सब देखा और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम भारतीयों को इसमें शामिल कर लेंगे तो अपन भारत पर अधिक दिनों तक शासन कर सकते हैं, अन्यथा हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इसी कारण उसने क्या किया कि भारतीय जो लोग थे उनको जो राजनीतिक कार्य थे उनमें शामिल किया गया। और कहाँ पर? वो भी विधान परिषद में। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज और की गई, वो क्या की गई? ध्यान रखना कि इसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य जो शामिल थे उनमें एक की और बढ़ोतरी कर दी। किसकी? एक की। तो कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य। ठीक है,
यानी कि जो प्रशासनिक कार्य थे उसमें गवर्नर जनरल के यानी कि जैसे कह सकते हैं अपन वायसराय के सहयोग के लिए 5 सदस्य हुए, है ना। और इन 5 सदस्यों को भी क्या किया गया, अलग अलग विभागों में बांट दिया, यानी कि इनको 5 विभागों में बांट दिया और 5 सदस्यों को एक एक विभाग है वो संभला दिया। अपन कह सकते हैं कि एक एक विभाग दे दिया, यानी कि एक विभाग का मंत्री उनको कार्यकर्ता बना दिया, ठीक है। और अपन ध्यान दें तो समझो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, विभागों के होते हैं। जैसे कृषि मंत्री हो गया तो वो उस विभाग का मंत्री हो गया। और अपन बात करें रेल मंत्री, तो रेल मंत्री के लिए भी एक विभाग इस पर अलग से है और उसका भी मंत्री उसको नियुक्त कर रखा है। तो ये प्रक्रिया क्या की गई यहाँ पर, यानी कि विभागों का निर्माण कर दिया, विभागों का निर्माण। और इनको अपन क्या कह सकते हैं कि एक तरह से मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया, है ना, कह सकते हैं ना, मंत्रिमंडल का गठन, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि पहली बार हो रही है ये सब चीजें, दोनों चीजें भी पहली बार हुई है, कब, 1861 में, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि एक तो भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और पहली बार ही विभागों का निर्माण और मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अब ध्यान देना, बात कब की है, 1862 की, कब की बात कर रहे हैं, 1862 की। और 1862 में क्या किया गया, ध्यान देना, कोलकाता प्लस बंगाल नहीं, मद्रास और बंबई, तीनों प्रांतों में क्या किया गया, हाई कोर्ट की स्थापना कर दी। किसकी, हाई कोर्ट की। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय अलग है, हाई कोर्ट अलग है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना तो हमने कब की थी, 1774 में, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की थी कि नहीं की थी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना, लेकिन एक्ट कौन सा है, 1861 का, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना, हाई कोर्ट की स्थापना की थी इन तीनों जगह। और बात करें अपन 1866 की, तो 1866 में हमने इलाहाबाद में भी, कहाँ पर, इलाहाबाद में भी हाई कोर्ट की स्थापना कर दी थी, ठीक है। यानी कि 1862 में तो हमने 3 जगह पर, कोलकाता, मद्रास, बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की थी और 1866 में इलाहाबाद में कर दी। अब अगर इसको अपन वर्तमान से जोड़ें तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है टोटल, ध्यान देना, कुल कितने हाई कोर्ट है, 25 है। और 25 में भी जो 25वां है वो कौन सा है, कहाँ का है हाई कोर्ट, वो है आंध्रा का। और आंध्रा में भी कहाँ पर बन रहा है वो, आंध्रा के लिए अमरावती में, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, अमरावती में है ना, जो कि फिलहाल अभी बना है। थोड़े दिन पहले जब तेलंगाना और आंध्र दोनों अलग अलग हुए थे तो जो आंध्र का हाई कोर्ट था वो किसके हिस्से में चला गया, वो चला गया तेलंगाना के हिस्से में। और आंध्र के लिए नए हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई, अमरावती में। तो ध्यान रखना, सबसे नवीनतम हाई कोर्ट पूछे तो अमरावती है, और अगर आपसे सबसे प्राचीनतम पूछे तो ये है कोलकाता, मद्रास और बंबई, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। और अब अपन थोड़ी सी आगे की बात करते हैं कि क्या क्या किया गया। तो आगे की बात करें अपन तो कब, 1773 में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्या, बंगाल, बंबई और जो मद्रास प्रांत थे, इन यानी बंबई और मद्रास प्रांत को किसके अधीन किया था, दोनों को बंगाल के अधीन कर रखा था 1773 में, कर रखा था कि नहीं कर रखा था। यानी कि हमने यहाँ पर कैसी व्यवस्था अपना रखी थी, केंद्रीकरण की व्यवस्था अपना रखी थी। लेकिन 1861 में क्या किया गया, 1861 में किया गया, इन तीनों को स्वतंत्र कर दिया गया, यानी कि आपस में ये स्वतंत्र हो गई। यानी कि कौन सी व्यवस्था हो गई, विकेंद्रीकरण की। तो ध्यान रखना, पहली बार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कब अपनाएगी, 1861 में। केंद्रीकरण की पूछे तो कब अपनाएगी, 1773 में, ठीक है। ये दोनों चीजें भी आपको माइंड में बैठनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट काम और क्या किया गया इसमें, जो वायसराय था 1861 में, यानी कि लॉर्ड कैनिंग अपन कह सकते हैं, उसको एक अधिकार और दिया गया। क्या अधिकार दिया गया कि जो भी विधेयक हैं उन पर अध्यादेश के बारे में आपको बता चुका हूँ पहली क्लास देख लेना अगर अध्यादेश के बारे में नहीं पता है तो। और अध्यादेश के साथ साथ वीटो पावर भी दिया गया। क्या दिया गया, वीटो पावर के बारे में आप जानते हो कि जैसे कोई भी विधेयक वगैरह जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर साइन करे, अगर उसकी इच्छा है तो कर सकता है, नहीं करे तो नहीं भी करे। यानी कि अपन कह सकते हैं वीटो पावर जिस प्रकार से वायसराय को दिया गया था, वायसराय क्या कर सकता था इसके लिए वीटो पावर में, कि अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र था वो, यानी कि अपनी इच्छा से वो साइन करने के लिए कोई बाध्य नहीं था। अगर उसको अच्छा लगे तो वो कर भी सकता था साइन वहां पर, और अच्छा नहीं लगे तो नहीं भी कर सकता था।
तो ये अधिकार कब दिया गया, ये पहली बार अधिकार दिया गया था 1861 में। तो ध्यान रखना, अपन से अगर प्रश्न पूछे कि अध्यादेश और वीटो पहली बार कब इस्तेमाल किया गया या फिर ये पावर पहली बार कब वायसराय को दी गई, तो ये दी गई थी 1861 में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें थी 1861 की। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात तो क्या की गई कि पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया और विभागों का निर्माण और मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया और 3 जगह पर हमने हाईकोर्ट की स्थापना कर दी कि नहीं कर दी, और केंद्रीकरण की जगह हमने क्या व्यवस्था अपना ली, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था अपना ली। और 5वीं बात जो हमने लास्ट में की वो क्या की कि जो वायसराय था उसको अध्यादेश में वीटो पावर दे दिया गया था। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण बातें थी 1861 की। अब बात करते हैं अपन कब की, अब बात करते हैं अपन 1892 की। ठीक है, तो ध्यान रखना 1892 की जो अपन बात करेंगे उसका भी रिलेशन किससे है, 1909 के अधिनियम से। तो ध्यान से पढ़ना, यानी ध्यान से समझना, तो आपके अच्छे से सारी चीजें यानी कि 1919 की आधी चीजें भी आपको एक साथ याद हो जाएगी इसी में, है ना। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से काफी प्रश्न भी पूछते हैं और 1861 का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो अब बात करेंगे अपन कब की, 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। ठीक है, और 1892 के भारत परिषद अधिनियम की बात करने से पहले थोड़ी सी बातें इन्हीं की है, ये आपको मैंने बताई रखी है 1853 में, क्योंकि यहाँ से समझने में क्या सबसे बड़ी आसानी होती है, क्योंकि जब अपन इनकी बात करते हैं तो अपन के तुरंत दिमाग में ये सब एक एक समझ में आ जाती है। तो अपन बात कर रहे हैं कब, अब 1892 की, है ना। कब की बात कर रहे हैं, 1892 की। 1861 में क्या किया था, पहली बार भारतीयों को शामिल किया था, भारतीयों को शामिल किया था। तो 1892 में क्या किया गया कि जो भारतीयों को शामिल किया गया था इनकी जो 12 संख्या थी इसको क्या किया गया कि फिक्स कर दिया गया। आप मिनिमम तो कितने रख सकते हो, मिनिमम 10 रख सकते हो और मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 16 रख सकते हो। ठीक है, ये किस में किया गया, ये 1892 के अधिनियम में किया गया कि जो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 1861 तक तो कितनी थी, 12 थी, लेकिन 1892 में आते आते क्या किया गया, इसमें निर्धारित किया गया कि आप कम से कम 10 सदस्य तो रखोगे ही और मैक्सिमम कितने रख सकते हो, मैक्सिमम 16 रख सकते हो। ये कब किया गया, ये किया गया 1892 में। ठीक है, और क्या किया गया, ये जो भी सदस्य थे इनको भी आप क्या करोगे, निर्वाचित करोगे। क्या करोगे, निर्वाचित। ध्यान रखना ये पहली बार हो रहा है, निर्वाचन कब आ रहा है, पहली बार, लेकिन कैसा था ये, ध्यान रखना ये था अप्रत्यक्ष। कैसा था ये, अप्रत्यक्ष। ये भी ध्यान रखना ये कैसा था, अप्रत्यक्ष। और अपन प्रत्यक्ष की बात करेंगे, प्रत्यक्ष की, तो ये बात करेंगे हम कब, 1909 में, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना जब भी हम अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो वो बात करेंगे 1892 की, और अगर प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो 1909 में। तो ये निर्वाचित सदस्य होंगे, होंगे ही नहीं होंगे निर्वाचित सदस्य। और ध्यान रखना जब निर्वाचित होंगे तो वो किसके प्रति होंगे, मतलब निर्वाचित किए जाएंगे तो किसका प्रतिनिधि करेंगे, किसका प्रतिनिधि करेंगे, क्योंकि इसमें भारतीय है। ध्यान रखना 1861 में हमने भारतीय को शामिल कर लिया है और भारतीय हैं और निर्वाचित हो रहे हैं, तो किसका प्रतिनिधि कर रहे हैं, वो भारत के लोगों का करेंगे कि नहीं करेंगे, भारत के लोगों का। तो अपन कह सकते हैं कि प्रतिनिधि, क्या कह सकते हैं कि प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो गई, प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो गई। लेकिन ये प्रतिनिधि कैसे थे, अप्रत्यक्ष, है ना। तो अपन कहेंगे अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष शासन, है ना। तो ध्यान देना अप्रत्यक्ष शासन के अलावा अगर अपन बात करेंगे प्रत्यक्ष शासन की, तो प्रत्यक्ष कब किया गया था, प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो डायरेक्ट कहाँ थे, 1909 पर। ये भी प्रत्यक्ष कब स्टार्ट हुआ था, 1909 में। ठीक है, और प्रतिनिधि शासन को अपन क्या कह सकते हैं, संसदीय शासन, संसदीय शासन भी कह सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना अगर पूछे कि प्रतिनिधि शासन या फिर संसदीय शासन पहली बार कब प्रारंभ हुआ, तो पहली बार कब प्रारंभ हुआ, 1892 में। और अगर पूछे कि अप्रत्यक्ष, ये तो कैसा था, अप्रत्यक्ष, फिर अगर पूछे कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन कब, तो 1909 में। तो ये चीजें भी ध्यान रखना आप। और एक और बात है इसकी जो महत्वपूर्ण है वो क्या, कि जो भारत के प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि और प्रांत थे, उनको क्या किया गया, उनको कहा गया कि आप जो बजट है, बजट में, बजट के ऊपर विचार विमर्श कर सकते हो, विचार विमर्श कर सकते हो और उस पर प्रश्न भी पूछ सकते हो, है ना, प्रश्न भी पूछ सकते हो। तो जो प्रतिनिधि या प्रांत थे उनको पहली बार बजट पर विचार विमर्श और प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया, तो ये दिया गया 1892 में। और आपसे पूछे कि ध्यान रखना सिर्फ बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार
नहीं दिया गया। तो पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में। तो ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, तो दोनों को अपन एक साथ लेकर चलेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये प्रमुख बातें थी 1892 की भारत परिषद अधिनियम की। तो अपन एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी बातें थी। तो 1892 में क्या किया गया कि जो विधान परिषद के सदस्य थे उनकी सदस्यता जो निर्धारित की गई वो की गई मिनिमम तो 10 और मैक्सिमम 16, और ये कैसे थे? ये निर्वाचित थे। तो दूसरी बात, निर्वाचन की पहली बार जो व्यवस्था थी कब आई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में, है ना। और निर्वाचित भी कैसे थे? अप्रत्यक्ष थे। कैसे थे? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और पहली बार जो बात आई प्रतिनिधि शासन की, ये कब आई? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन की बात आई जो कब आई? 1892 में। और चौथी बात क्या थी कि जो प्रतिनिधि हैं और प्रांत है वो बजट में प्रश्न पूछ सकते हैं, और लेकिन जो पूरक है पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो ये चीजें 1892 के अधिनियम की थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम की, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको भी आप अच्छे से समझना एक बार। कौन सा अधिनियम की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं 1909 की, है ना। कब की बात कर रहे हैं? 1909 की। ठीक है, अपन बात करेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। तो इसको आपने ध्यान दिया हो तो इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, वो क्या? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इस नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो अपन बात करें कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है वो क्यों कहा जाता है, तो इसको समझना। मार्ले कौन था? मार्ले था भारत सचिव। और मिंटो कौन था? मिंटो था वायसराय। कब? 1909 की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान देना ना, 1909 की बात कर रहे हैं। वायसराय, ठीक है, ये भारत का वायसराय था और ये भारत का सचिव था। तो बात है कब की? 1906 की। और ये जो मार्ले था ये तो उदारवादी प्रवृत्ति का था, लेकिन जो मिंटो था वो क्या था? वो मुसलमान वर्ग को प्राथमिकता देता था। यानी कि मार्ले था वो तो उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और जो मिंटो था वो मुसलमान वर्ग को प्राथमिकता देता था। अब ध्यान रखना, जो उदारवादी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो सभी के हित को लेकर साथ चलेगा, लेकिन मिंटो है वो सिर्फ मुसलमान जो कास्ट थी उसको ही वो ज्यादा तवज्जो देता था, है ना। तो ध्यान रखना, ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं और बात कर रहे थे आपस में कि क्या नया किया जाए भारतीय जनता के लिए। तो इन दोनों ने क्या किया? एक योजना बनाई। कब? 1906 में। और इस योजना को नाम दिया सुधार योजना, है ना। क्या नाम दिया? सुधार योजना। कब बनाई? 1906 में बनाई। किन्होंने बनाई? मार्ले और मिंटो के द्वारा, है ना। इन्होंने योजना तो बना दी, लेकिन क्या किया कि इन्होंने सोचा कि योजना तो हमने बना दी, लेकिन ये सही है गलत, इसके लिए क्या करते हैं अपन? एक कमेटी का गठन करते हैं। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई और उसका गठन किया और उसको नाम दिया क्या? उसको नाम से पहले ध्यान रखना, उसका नाम था एरोलैंड समिति बनाई। किनके द्वारा? मार्ले और मिंटो के द्वारा। किसके लिए? जो सुधार योजना थी इसकी जांच के लिए। किसके लिए बनाई थी? इसकी जांच के लिए बनाई थी इन्होंने कि जो हमने सुधार योजना बनाई है वो सही है या नहीं। तो जांच करती है एरोलैंड जो कमेटी है वो इसकी जांच करती है और वो देखती है कि जो योजना बनाई है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। और ये इसको कहाँ भेज देती है? ये भेज देती है ब्रिटिश संसद में। कहाँ पर? ब्रिटिश संसद में। और ब्रिटिश संसद है वो क्या करती है? 1909 में। कब? 1909 में इसको लागू कर देती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा वो क्या कि जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है वो किसकी सिफारिश पर आया? किसकी सिफारिश पर आया? वो एरोलैंड समिति की सिफारिश पर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और अब आपके समझ में भी आ गया था कि इसको हम मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं, है ना। तो ये चीजें थी जिसके कारण अपन इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो भी सुधारवादी बातें आएंगी इस अधिनियम की वो तो किसके द्वारा दी गई है? वो मार्ले के द्वारा। और जो भी मतलब मुसलमान वर्ग है उसके लिए जो बातें आएंगी वो किसके द्वारा दी गई है? वो मिंटो के द्वारा दी गई है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। तो अपन शुरुआत करने से पहले एक चीज देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझते हैं, यानी पिछली जो बातें हैं उनको भी एक साथ लेकर आते हैं जिससे आपकी सारी चीजें ना एक साथ क्लियर हो जाए। तो ध्यान देना कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से। अब बात कर रहे हैं अपन कब की?
1600 की। कब की? 1600 की। 1600 में क्या किया था हमने? ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और बनने के बाद किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। किसका गठन किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। और फिर ध्यान देना 1784 इसमें हमने क्या किया? 1784 में इसको दो भागों में बांट दिया। बांटा कि नहीं बांटा? कौन कौन से? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो क्या करेगा? व्यापार और दूसरा क्या? दूसरा किसमें बांटा हमने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्या करेगा? राजनीतिक कार्य करेगा कि नहीं करेगा, ये बांटा था हमने। फिर 1784 के बाद ध्यान देना 1833 में हमने क्या किया? अब की बात करें हम 1833 की। 1833 में क्या किया हमने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापार का कार्य कर रखा था, व्यापार के कार्य को क्या किया? किसका कार्य को? व्यापार के कार्य को समाप्त कर दिया था। कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कब किया था हमने? 1833 में। लेकिन ध्यान रखना हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं खत्म किया था, नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं काटा था, हमने सिर्फ किसको हटाया था? व्यापार को। और 1833 के बाद क्या कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी? राजनीतिक कार्य। तो अपन बात करते हैं कब की? 1861 की। ठीक है, 1853 की बात कर लेते हैं। पहले 1853 में क्या किया हमने? जो राजनीतिक कार्य थे इनको भी दो भागों में बांटा था। कब बांटा था? 1833 में, है ना। कौन कौन से भागों में बांटा था? राजनीतिक कार्यों को प्रशासनिक और दूसरा कौन सा था? प्रशासनिक के अलावा विधायी। बांटा था कि नहीं बांटा था? विधायी। ठीक है, और इसको शुद्धि लिखते हैं, थोड़ा शुद्धि ज़्यादा लिखता हूँ मैं, ध्यान रखना। जो विधायी है, जो विधायी और प्रशासनिक कार्य वो कब बांटे थे हमने? 1853 में। कब बांटे थे? 1853 में। और 1861 में हमने क्या किया था? सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। 1861 में क्या किया था हमने? भारतीयों को शामिल किया था। किसमें? विधान परिषद में भारतीयों को शामिल पहली बार किया था। ठीक है, 1861 में शामिल कर लिया था। 1892 में हमने क्या किया था? सारी चीजें मैंने पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना। 1892 में क्या किया? इसमें जो सदस्य संख्या थी उसको क्या किया था हमने? मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 की थी। कितनी की थी? और 1909 में क्या किया था हमने? यानी कि जो हम बात कर रहे हैं अभी 1909 की, तो 1909 में क्या क्या किया गया? अब हमारी बात स्टार्ट होती है ना। तो ये 1909 की बातें हैं, इनको ध्यान से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने इसलिए बताई कि आपकी सारी चीजें एक साथ माइंड में बैठ जाए, है ना। 1909 में क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ऐसे ऐसे चल रहा था, तो इसमें क्या किया गया? इसमें हमने पहले कहाँ पर भारतीयों को शामिल किया था? राजनीतिक कार्यों में, विधायी राजनीतिक में कहाँ पर? विधायी कार्यों में। लेकिन हमने कहाँ शामिल नहीं किया गया था? प्रशासनिक करना। कहाँ पे शामिल कर रहे हैं हम? यहाँ पे नहीं, हम शामिल कर रहे हैं प्रशासनिक कार्यों में। 1909 में क्या किया गया? प्रशासनिक जो कार्य थे कौन करता था? वायसराय। और कौन कौन करता था? वायसराय और उसके जो 4 सदस्य थे, 4 के बाद 5 आ गए थे, है ना। यहाँ पर 1861 में, 1892 में 5 आ गए थे, है ना। तो 5 सदस्य हो जाएंगे, 5 सदस्य, है ना। लेकिन ध्यान देना 1909 में क्या किया गया? यहाँ पर भी भारतीयों को शामिल कर लिया गया। लेकिन भारतीय कितने को? सिर्फ एक ही व्यक्ति था भारतीय, इसको शामिल किया गया था 5 सदस्यों में, है ना। कितने सदस्यों में? 5 सदस्यों में। अब एक भारतीय भी आ गया था, और वो भारतीय कौन था? ये ध्यान देना। वो पहला भारतीय था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। तो ये चीज ध्यान देना कि 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहला भारतीय था, जिसको कहाँ पर शामिल कर रहे हैं? प्रशासनिक सदस्यों में। और प्रशासनिक सदस्यों में भी इसको किस सदस्य के रूप में बनाया? इसको विधि सदस्य बनाया था। क्या बनाया था? विधि सदस्य। तो ध्यान देना, प्रथम विधि सदस्य कौन था? जिसको प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन था? तो वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसको कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया 1909 में। और कौन से कार्यों में शामिल किया गया? तो प्रशासनिक कार्यों में, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और जो ये यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम संख्या थी, इसको क्या किया गया? इसको फिक्स कर दिया गया। कितना? 60। बढ़ाकर कितनी कर दी? 60। क्योंकि यहाँ पर भी भारतीयों की ज्यादा, जब 60 सदस्य होंगे तो भारतीय ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, इसलिए इसको 60 सदस्य संख्या कर दी। और एक चीज और की 1919 में, वो क्या की कि जो 1858 में हम पढ़ रहे थे, 1858 में हमने किसकी स्थापना की थी? भारत परिषद की थी, यानी कि इंडियन काउंसिल की स्थापना की थी। और इंडियन काउंसिल में कितने सदस्य थे? इसमें थे 15 सदस्य। और 15 सदस्यों में ध्यान देना कौन थे? पूरे पहले ब्रिटिश सरकार के ही थे पूरे आदमी। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि 2 आदमियों को कब? 1909 में
2 भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया, है ना, 2 भारतीयों को शामिल कर लिया गया, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि 1909 में क्या क्या हुआ कि पहली बार प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों को शामिल किया गया, और पहला भारतीय कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, और उसी को विधि सदस्य भी बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विधि सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था, तो वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। और जो सदस्य संख्या थी विधान परिषद में उसको बढ़ाकर 60 कर दी 1909 के अधिनियम के तहत, और जो 1858 में भारत परिषद अधिनियम बना, भारत परिषद बनी हुई थी, उसमें 2 भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया। ये बातें कब की, 1909 की। और ये सब चीज क्यों बताई कि यहाँ पर एक साथ आपके समझ में आ जाए। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका कि 1600 में हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हमने 1784 में विभाजन कर दिया और 2 भागों में बांट दिया। एक तो कौन कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बांटा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम करेगा, वो करेगा व्यापार, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या करेगा, वो राजनीतिक कार्य करेगा। और इसको हमने जो व्यापार करने का अधिकार था, एकाधिकार जो मिला हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इसको हमने कब खत्म कर दिया, इसको हमने 1833 में खत्म कर दिया कि अब वो जो व्यापार करने वाली कंपनी थी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसको हमने बिल्कुल समाप्त, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त नहीं किया, व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन राजनीतिक कार्य थे वो ऐसे कैसे ही चल रहे थे, है ना। लेकिन 1853 में जाके हमने क्या किया कि जो राजनीतिक कार्य थे उनको भी हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से, प्रशासनिक और विधायी, है ना। और 1861 में जाकर हमने क्या किया, जो विधायी कार्य कर रहे थे यानी जो 12 सदस्य विधायी कार्य कर रहे थे उनमें भारतीयों को भी शामिल कर लिया, है ना। तो ये कब किया गया, पहली बार भारतीयों को शामिल 1861 में, है ना। यहाँ से ध्यान रखना 1861 में पहली बार हम भारतीयों को शामिल कर रहे हैं। फिर 1892 में जाके क्या किया कि जो विधान परिषद थी उसमें सदस्य संख्या को फिक्स कर दिया, यानी मिनिमम आप 10 रख सकते हो और मैक्सिमम 16, है ना। ये कब किया गया, 1892 में। और 1909 में जाकर क्या किया गया कि जो विधान परिषद थी उसमें जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ाकर 60 कर दी, और जो प्रशासनिक कार्य थे उनमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, और प्रथम भारतीय कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और एक काम और क्या किया गया कि 1858 में जो भारत परिषद थी उसमें जो सदस्य संख्या 15 थी उनमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया। तो ये सब बातें थी 1909 और इनसे जुड़ी हुई, है ना। तो 1909 की तो इसमें 3 ही बातें थी जो आपको याद रखनी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये मैंने क्यों बताई, पता है ना आपको, सारी चीजें एक साथ याद हो गई कि नहीं हुई। तो मेरा यही क्यों उद्देश्य है कि आपको सब कुछ यहीं पर याद हो जाए। और अगर आपको इनको लाइन में चाहिए तो लाइनिंग एक 1 लाइनर में भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, और उसकी जो PDF है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर पढ़ना चाहो उनको भी तो पढ़ लेना, और यहाँ से समझोगे तो शायद आपके और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब रही पी बात जो भी है उनको अब हम बात करते हैं 1909 की, है ना। तो अपन ने 1892 के जो अधिनियम था उसमें बताया था मैंने कि निर्वाचन की वहां पर क्या थी, निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया था। कब, 1892 में। लेकिन 1909 में क्या किया, निर्वाचन की प्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया। प्रत्यक्ष प्रणाली कब आ रही है, 1909 में। और प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसमें भारतीय मतलब जनता भागीदार होती है, होती नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं जनता कैसे भागीदार होगी, मत देकर, यानी कि मताधिकार कब दिया गया पहली बार, मताधिकार कब दिया गया, 1909 में, है ना। मताधिकार, लेकिन मताधिकार दिया तो गया लेकिन इसमें भी कुछ नियम लगा दिए, यानी 3 आधार दिए कि 3 आधार पर ही आप मत दे सकते हो। और वो आधार क्या क्या थे, वो थे पहला तो संपत्ति, कर और उपाधि। इन 3 आधारों को रखा और इन आधारों पर ही मताधिकार का अधिकार दिया गया। एक चीज और, इसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, यानी कि हम कह सकते हैं महिला इसमें मत नहीं दे सकती थी। और जो टोटल जनसंख्या थी उसका सिर्फ कितना, 3% जनसंख्या ही इसमें भाग ले सकती थी, है ना। तो ये चीजें आपके ध्यान रखने की बातें थी। और एक चीज और इसकी कि सिर्फ 25 वर्ष का व्यक्ति ही मत दे सकता था, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि जो मताधिकार की जो प्रणाली थी यानी प्रत्येक प्रणाली थी उसमें जो मताधिकार का जो अधिकार दिया गया था हमें, उसमें भी 3 आधार रखे गए थे। कौन कौन से, संपत्ति, कर और उपाधि। और टोटल जो हमारी जनसंख्या थी उसका 3% हिस्सा ही इसमें भाग ले सकती थी। लेकिन जो मताधिकार था इनसे महिला को वंचित रखा गया, और जो मताधिकार करने का अधिकार दिया गया वो सिर्फ 25 वर्ष के व्यक्ति को ही दिया गया। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमने पहली बार मताधिकार दिया गया था उसमें कितनी एज रखी थी, तो वो रखी थी 25 वर्ष, ठीक है। तो ये सब बातें निर्वाचन की हुई। अब बात करते हैं, आपको मैंने 1892 में बताया था क्या कि बजट पर, 1892 में बताया था कि बजट पर
जो प्रांत और प्रतिनिधि थे वो प्रश्न पूछ सकते थे और विचार विमर्श कर सकते थे, लेकिन उनको बजट पर पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, है ना। कब दिया गया पूरा प्रश्न का अधिकार, ये दिया गया 1909 में। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। और क्या किया गया, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है कि इसमें पृथक निर्वाचन, कैसा पृथक निर्वाचन प्रणाली को भी अपनाया, प्रणाली को लागू किया। किसको, पृथक निर्वाचन प्रणाली को। अब आप समझोगे पृथक निर्वाचन प्रणाली कैसे, लेकिन ये सिर्फ एक संप्रदाय के लिए, किसके, कौन से संप्रदाय के लिए, मुसलमान संप्रदाय के लिए, मुसलमान संप्रदाय के लिए, है ना। मुसलमान संप्रदाय था, उसके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया था। तो ध्यान देना कैसे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है। जैसे वर्तमान में जो हमारे चुनाव होते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि पहले सीट अलॉट होती है, कि इस बार जो सीट आई है वो अपन बात करते हैं कि जैसे किसकी आई है, ओबीसी की सीट आई है। मान लो किसकी सीट आई है, ओबीसी की, तो कैंडिडेट खड़ा होगा जो किस कैटेगरी का होगा, ओबीसी का होगा। लेकिन उसको जो अपन मत देते हैं वो तो सारी कैटेगरियां देती है मिलकर, देती है नहीं देती, है ना। तो यही होता है आजकल वर्तमान में, यानी कैटेगरी कोई सी भी हो वो इसको वोट देगी। लेकिन जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी इसमें क्या किया गया कि इसमें जो मुसलमान था, यानी कोई भी कैंडिडेट होगा वो मुसलमान होगा, है ना, और सिर्फ मुसलमान जनता ही मत देगी। कौन देगी, मुसलमान जनता ही मत देगी। इसी को हम कहते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली, है ना। ध्यान देना कैसे हुई पृथक निर्वाचन प्रणाली, कि सिर्फ एक ही कास्ट का, यानी कह सकते हैं मुसलमान चुनाव में लड़ेगा और सिर्फ मुसलमान जनता है वो ही इस चुनाव में भाग लेगी, है ना। तो इसको अपन कहते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली। और ये कब लागू की गई, 1909 में। और इसको अपन बोल सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी, है ना। तो संप्रदाय को बांट दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो कंफ्यूज मत होना, निर्वाचन प्रणाली। अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आए तो भी 1909 और पृथक निर्वाचन प्रणाली आए तो भी 1909, है ना। तो ध्यान देना एक चीज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि 1947 में क्या होता है, भारत का विभाजन होता है। भारत और पाकिस्तान अलग अलग जो देश बन जाते हैं, लेकिन ये इसका मेन विभाजन का जो मेन मुद्दा था वो कहाँ से आया, तो कहाँ से निकल कर आया, 1909 से। तो ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भारत और पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था उसका मेन जो पॉइंट था वो कहाँ से निकल कर आया था, तो वो निकल कर आया था कहाँ से, 1909 से। ठीक है, और इसी के चक्कर में जो के एम मुंशी एक कथन है, के एम मुंशी ने एक कथन भी दिया है इसके ऊपर। वो क्या, के एम मुंशी ने कहा है कि इस एक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, 1909 के एक्ट की बात करें तो 1909 के एक्ट के द्वारा भारत में उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। ठीक है, ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ध्यान देना। 1892 में क्या हुआ था कि निर्वाचन प्रणाली आई थी, वैसे अप्रत्यक्ष थी, लेकिन 1909 में जाकर प्रत्यक्ष प्रणाली भी आई। और प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता भागीदार होती है, तो जनता जब भागीदार होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, लोकतंत्र। यानी भारत में धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ। लेकिन जैसे ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई तो फिर भाग क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। तो इसी कारण के मुंशी ने कहा था कि भारत में जो उभर रहा था लोकतंत्र उसको वापस मार डाला गया है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ से एक प्रश्न और है जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी इसको कब अपनाया था, तो ध्यान देना। या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो कांग्रेस थी उसने कौन से अपने अधिवेशन में पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया था, तो उन्होंने अपनाया था 1916 की। कौन सी, 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें उसने अपनाया था अधिवेशन। और ध्यान रखना ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में, है ना। 1916 का जो अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था, है ना। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मजूमदार ने, है ना, मजूमदार ने। तो ध्यान रखना मजूमदार ने इस एक्ट को क्या कहा था, चंद्रमा की चांदनी के समान, है ना। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1909 में क्या क्या बातें हुई, तो अपन बात करते हैं एक एक बात की कि पहली बार जो प्रशासनिक कार्य थे उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। और पहला भारतीय जो शामिल हुआ था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहला भारतीय था उसको प्रशासनिक कार्यों में शामिल किया गया था और विधि सदस्य उसको बनाया गया था। और क्या किया था कि जो
विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या थी उसको कितनी कर दी, 60 कर दी। 60 करने के बाद क्या किया गया, जो 1858 में इंडियन काउंसिलिंग जो हमने बनाई थी, यानी भारत परिषद जो बनाई थी हमने, उसमें भी भारतीयों को शामिल कर लिया गया। ये कब की बातें हो रही है, 1909 की। और क्या किया गया कि जो निर्वाचन थी उसकी प्रत्यक्ष प्रणाली हमने अपनाई, कब, 1909 में, है ना। तो ये कौन सी बात, चौथी बात, निर्वाचन प्रणाली को हमने इसमें अपनाया था। और पूरा प्रश्न पूछने का हमको अधिकार दिया गया, है ना। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को हमने अपनाया, और ये सारी चीजें आपको बताई दी मैंने। और के एम मुंशी ने क्या कहा इस एक्ट को, उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। और मजूमदार ने क्या कहा कि ये चंद्रमाई चांदनी के समान है। तो दोस्तों आपको आज की क्लास वो कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रहती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और जब अपन नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कौन से अधिनियम की, अपन 1919 और 1935 की, यानी नेक्स्ट क्लास में अपन ये अधिनियम सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।